नमस्कार विद्यार्थी। ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज कुछ सेट पेपर लगाएंगे जो कि बेस्ड है एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में जो मैथ्स पूछी जाती है उनके ऊपर। इन एग्ज़ाम्स में बहुत ही आसान सी और बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मैथ्स को पूछी जाती है। इनमें बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट या बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक्स या बहुत बड़े सवाल बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, जितना एग्ज़ाम में आता है हम लोग उतना ही सीखें, तो कम समय में हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप एमपी स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक बैलगाड़ी 16 kmph के एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कितना आसान सा सवाल है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है। हमें एक चीज़ मालूम है और वो क्या है? वो ये है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है? 16 kmph। डिस्टेंस कितनी है? 356 डिवाइडेड बाय समय कितना लगने वाला है, टाइम कितना लगने वाला है, ये हमें पता करना है। तो देखिए ये चीज़ें कट रही है क्या? ये 4 से कट रहा है, 4 4 सा 16, ये 4 से कट रहा है, 4 8 सा 4 8 है, फिर कितना आ रहा है यहाँ? 3 9। ठीक है, यहाँ आ गया 4 और यहाँ क्या आ गया? 89। अच्छा टाइम यहाँ है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू टाइम, और 4 को हम लोग यहाँ ले आएंगे तो वो नीचे हो जाएगा। देखिए ये तो बहुत ही कॉमन सी और बहुत ही छोटी सी बात है, ये हमें बिल्कुल आनी ही चाहिए अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 89 डिवाइडेड बाई 4, सो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? ये आ रहा है हमारा 2 2 एंड 1/4। देखिए 1/4 22 एंड 1/4, 1/4 ये तो क्या है हमारे पास? ये तो हमारे पास घंटे हैं, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर, तो ये पक्की बात है कि घंटे में ही होगा। तो 22 तो घंटे हैं, और 1/4 घंटे का क्या मतलब होता है? 1/4 घंटा यार पूरा घंटा है मतलब 60 मिनट, उसका 1/4, 60 का 1/4 कितना होता है? 15 होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 22 घंटे लग गए और 15 मिनट लग गए? तो ये हमारा आसान सा सवाल था जिसका आसान सा जवाब है, और इसके लिए हमें पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर प्रैक्टिस ठीक है तो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अगला इसका नंबर 4 है, तो हम लोग रेंडमली क्वेश्चन उठा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी। एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई है? 5 kmph। 3 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? यार इसमें तो अब क्या ही समझाना है, किस स्पीड से चल रही है? 5 kmph से। कितनी? 1 घंटे में 5 चल रही है, तो यार 3 घंटे में कितना चलेगी? 3 घंटे में ये चलेगी 5 इंटू 3, कितना आ जाएगा? 15 kmph। ठीक है ना? ऐसे सवाल आते हैं जिनमें ना ही कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है और ना ही कोई समय हमें लगने वाला है। बस ज़रूरी है कि हमने एक बार पहले इनको टच किया हो, कभी प्रैक्टिस में ये हमारे आए हों कभी, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इनमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी आप ज्ञात करें। ठीक है क्या? कितनी दूरी? 40%। यार 40% अगर वो यहाँ तय कर रही है तो शेष कितना है? 60%। ये तो उसने कैसे तय किया है? ये उसने तय किया है पैदल चल करके, है ना? और ये किससे किया है उसने? ये बस से किया है। ये लोग बोल रहे हैं यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, मतलब टोटल है कितनी? टोटल है 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर का 40% हमने परसेंटेज में निकालना सीखा था, बेहद आसान है। परसेंटेज के लिए 2 0 लगाएंगे, यार करके देख लो एक बार। 80 इंटू 40, परसेंटेज कैसे हटाते हैं? नीचे 2 0 लगा के, यही से कट गया, यही से कट गया, कितना आ गया? 8 चूकू 32। तो 32 किलोमीटर तो वो पैदल चला है। 80 में से अगर 32 पैदल चला है तो बस से कितना चला होगा? 80 से माइनस कर दो तो कितना आ गया? 48 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यदि m -4 एंड 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए
पूर्णांक लिखें। ये इतना आसान क्वेश्चन है। ये लाइन, ये जो नंबर सिस्टम में लाइन होती है, नंबर सिस्टम की जो लाइन होती है, वहाँ से ये सवाल उठाया गया है। और वैसे भी आपको तो मध्य बिंदु निकालना है ना, तो मध्य बिंदु तो क्या होता है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दें आप, तो -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। इनको ऐड किया तो कितना आ रहा है, -2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, -1। तो m इन दोनों के बीच का है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। यही हमारा आंसर है ना। इसको नंबर सिस्टम पे हम लोग इस नंबर लाइन पे इस टाइप से देख सकते थे क्या, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है एंड ये 2 है। माइनस में देखा जाए तो -1 -2 -3 एंड ये -4। इनके बीच का 3 इधर से छोड़ दो और आप 3 इधर से छोड़ दो, तो बीच में क्या है, -1 है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23.04 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो आप देखिए पॉइंट के इधर क्या है, 23 है, पॉइंट के इधर क्या है, 23 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन से अगर देखा जाए तो क्या 4, पॉइंट के इधर वाले को ही देख लो, क्या 4 का स्क्वायर 23 के पास जाता है, हाँ। तो पहला हमारा ऑप्शन हो सकता है। क्या 0.42 इसका वर्गमूल कभी ये हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 के समथिंग जाएगा। 48 या 48 का वर्गमूल, 48 का वर्ग करेंगे तो वो 23 कैसे हो सकता है, ये भी संभव नहीं है। 2.2 का करेंगे तो 4 के समथिंग जाना चाहिए, जबकि 23 आना चाहिए, है ना। हम लोग पॉइंट के इधर की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन में भी पॉइंट के इधर की ही बात करेंगे। तो ऑप्शन से देखा जाए तो 4.8 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आसान थे। अगर ये 4 पॉइंट समथिंग समथिंग के समथिंग ही सारे इसके ऑप्शंस होते, तब हमें इसमें मेहनत करनी पड़ती, और मेहनत करनी पड़ती तो कैसे करते। देखिए 2304 वैसे तो आपको याद होना चाहिए, पॉइंट हटा दो, तो ये किसका स्क्वायर, आपको ये याद होना चाहिए कि ये 48 का होता है। कैसे पहचाना है, 23, 25 से कितना कम है, 2, तो आप 50 से 2 कम कर दो, 50 से 2 कम कितने होंगे, 48 होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं उनमें से आपको ढूंढना है कि किनका अंतर -5 है। तो पहला ऑप्शन अगर आप उठा रहे हो तो पहला क्या है, -2 एंड 7। यार -2 और 7 के बीच में अंतर अगर आप सोच रहे हैं 5, तो पहला तो ये गलत है, क्योंकि -2 और 7 के बीच में अंतर कितना है, 9 का अंतर है। कितने का अंतर है, 9 का, क्योंकि पहले तो आपको -2 ख़त्म करने में 2 लग जाएंगे, तब आप 0 पे आए हो, फिर आपको 7 तक जाना पड़ेगा, तो कितने चलना पड़ेगा आपको, 9। 6 और 11 के बीच में अंतर देखें तो कितना है, यार ये अंतर है 5 का। ये अंतर कितने का है, 5 का। माइनस प्लस तो आप छोड़ ही दो, पहले 5 का अंतर ही देख लो। थर्ड वाले में क्या है, 7 और -2, इनके बीच में भी अंतर कितना है, 9 है। -3 एंड -2, इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में तो 1 का ही अंतर है, हालांकि वो माइनस का 1 है, इनके बीच में तो 1 का ही अंतर है, -3 से -2, ये तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, लगातार नंबर हो गए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 6 एंड 11, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन जरूर हमें करना पड़ेगा। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 104 सेंटीमीटर एंड द हाइट of corresponding to a base is 8 centimeter. Find the perimeter if the other base is 9 centimeter. एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार की तदनुसार ऊंचाई। यार तदनुसार का मतलब और कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हो गया कि आप जिस आधार को ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग ऊंचाई क्या है। आपको अभी समझ में आएगा, अपन हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो। इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार कितना हो, 9 सेंटीमीटर हो। पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज बनता कैसे है, कुछ इस टाइप से, चॉकलेट जैसी होती है ना। इसमें ये दोनों और ये दोनों तो बराबर होते हैं, और ये लाइन बराबर होती है, प्लस पैरेलल भी होती है। ये इसके पैरेलल और बराबर, ये इसके पैरेलल और बराबर। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसकी हाइट, मतलब हाइट तो बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो ये कितनी ये लोग बता रहे हैं, हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर। हाइट इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आधार कितना है हमें ये नहीं पता, आधार कितना है ये नहीं पता। और ये बता रहे हैं इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार, भाई एक आधार ये हो गया तो ये दोनों तो सेम आधार हो गए, तो दूसरा आधार कौन सा है, दूसरा आधार है हमारे पास ये वाला, और अन्य आधार कितना हो, 9 हो। इनका क्षेत्रफल कितना है। अच्छा आपको पता है कि आधार
गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये सभी के लिए होता है, इवन वर्ग के लिए भी। हम लोग जब एडवांस मैथ्स पढ़ रहे होंगे या ये डायग्राम वाली चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वर्ग है हमारा, सॉरी जो वृत्त है, वृत्त का एरिया भी ऐसे ही निकाला जाता है, आधार इंटू ऊंचाई से ही। आधार इंटू ऊंचाई इसका क्षेत्रफल हो गया। आधार कितना है, आधार x है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 8 और क्षेत्रफल कितना है 104। तो 13 8 104, x कितना आ गया 13। यार आप पेरीमीटर पूछ रहे हैं, ये लोग परिधि पूछ रहे हैं, तो परिधि का तो सिंपल सा ये मतलब होता है कि चारों साइड ऐड कर दो। ये 13 है अगर, तो ये भी 13 होगी। ये 9 है तो ये भी 9 होगी। 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4 और ये भी आ गया 4। मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी परिधि कितनी आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। नहीं बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहें, हमारे वीडियो देखें और जो यूट्यूबर हैं उनके वीडियो देखें। जितने ज़्यादा वीडियो देखें, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, यहाँ से नहीं लगाना है, बुक से लगाएं। आप बुक से ज़रूर पढ़ें, आप यूट्यूब कितना भी चला लें, ऑनलाइन कितनी भी पढ़ाई कर लें, नेट से कितना भी पढ़ लें, लेकिन आप कोशिश करें कि 1 घंटा ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ाई ज़रूर करें। आप अपने आप को और बुक को 1 घंटा ज़रूर दिया करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, y अक्ष से बिंदु -6 एंड -1 की दूरी ज्ञात करें। आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, ये बिल्कुल एडवांस का सवाल नहीं है, ये बेसिक से भी बेसिक का सवाल है, ये बेसिक से भी कमज़ोर सवाल है। y अक्ष, आपको ये तो पता है, आपने बहुत बचपन में 8th क्लास में ये सीखा होगा कि ये x होता है, ये y होता है। अच्छा ये x है तो इधर क्या है -x, क्योंकि ये 0 है। ये y है तो ये क्या है नेगेटिव y है। और जब भी आप कोई बिंदु लिख रहे हो, जब भी आप कोई पॉइंट लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप x लिखते हो देन y लिखते हो। ऑब्वियस सी बात है, पहले x आता है y आता है तो पहले x को लिखा जाएगा फिर y को लिखा जाएगा। पॉइंट बताया है इन्होंने -6 एंड -1, -6 x के लिए है, -1 y के लिए है, तो -6 x पे कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। -6 यहाँ कहीं होगा ना, तो आप मान लो कि यहाँ कहीं है। y माइनस के लिए इधर कहीं होगा, तो x इससे छोटा ही रहेगा, तो यहाँ कहीं मान लो कि ये -y है। ये आगे बढ़ाओ तो यहाँ आ रहा है, ये आगे बढ़ाओ तो यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं बिंदु है। वो कौन सा, -6 एंड -1। अच्छा y अक्ष की बात हो रही है, y अक्ष से दूरी निकालनी है, तो y अक्ष तो ये हो गया, यहाँ ये बिंदु है, ये y एक्सिस हो गया इसका, ठीक है ना। y एक्स की बात हो रही है यार, y एक्स पे x कितना होगा 0 होगा, x कितना होगा 0 होगा, x कितना होगा 0 और y कितना होगा, तो y तो दिया है ना -1, y तो कितना दिया हुआ है -1। तो आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है ये और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकालते हो, x में से x को माइनस कर दो, -6 से -0 माइनस करोगे तो माइनस का यही आएगा, इसका कर दो स्क्वायर, प्लस y से y वाले को माइनस कर दो। यार -1 से -1 को माइनस करोगे मतलब बराबर संख्या से बराबर संख्या घटा रहे हो, तो ये तो 0 आ जाएगी। आप समझ रहे हो ना, टेंशन ही नहीं लेना है। राम से राम घटाओ 0 आ जाएगा, श्याम से श्याम घटा दो 0 आ जाएगा, -1 से -1 घटा दो 0 आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर करके आपने क्या ही कर लेना है, कर दो यार, फिर भी 0 का स्क्वायर। और ये सारी चीज़ें आती है अंडर रूट के अंदर। फॉर्मूला आपको पता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये होल अंडर रूट आता है। तो देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ से अब ये आप खुद समझें कि ये किस टाइप का सवाल है। क्या आप डायरेक्ट 6 का वर्ग कर सकते थे क्या, ये आप खुद समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है। यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम हो और एक 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार आएंगी, ये क्या बात हुई। 4 किलो मतलब 4000 ग्राम, इतना हमारे पास टोटल है, और एक कैंडी कितने की है 40 ग्राम की है। तो हमसे पूछा है कि कितनी कैंडी आ जाएंगी भाई 4000 ग्राम में, तो ये कौन सी बात है, 0 से 0 कट गया। आपको इसके लिए क्या जानकारी चाहिए थी, आपको सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए थी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। क्या ये बहुत बड़ी जानकारी मांग ली उन्होंने आपसे।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है। 50 छात्र हो गए तो ये कह देंगे कि एक सेब हो गया। तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें तो यार इतना सिंपल है, 225 और एक कितने का है, 50 का। तो हम पता कर लें, इसको 5 से अगर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। वैसे भी आप देखो, इसको अगर 25 से कर दोगे तो ये आ जाएगा 2, और 225 को आपको 25 से पूरी मैथ्स में बहुत बार काटना पड़ेगा। ये 9 आता है, 25 नमक की 225। आप अगर 9 को आधा कर रहे हो तो कितना आएगा, 4.5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 69583 ये पूछ रहे हैं कि इसके घन के इकाई का अंक क्या होगा। इसका अगर घन करना है तो यार 3 का घन करना है, मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इकाई अंक की ही बात हो रही है, इकाई अंक तो इकाई अंक से ही बनेगा। तो 3 का क्या आ जाएगा, 9, और 9 3 27। तो जब 27 आया तो 27 का इकाई का अंक क्या है, 7। ये तो कभी नहीं बदल सकता। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6xy² - 11, और इसमें पूछ रहे हैं कि x का गुणांक क्या है। x का गुणांक का मतलब क्या है कि x में किस चीज़ का गुणा किया गया है। तो x के अलावा यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6y²। तो यही x का गुणांक है। अगर आपसे पूछा जाता कि y² का क्या गुणांक है, तो y² का क्या गुणांक होता, y² का गुणांक होता y² के अलावा क्या है, 6x। अगर आपसे पूछा जाता कि y का क्या गुणांक है, तो y का क्या गुणांक रहता, तो y के अलावा क्या है, y 2 है ना, इन्होंने एक ही y का पूछा है, तो क्या गुणांक होता, 6x/। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो यही सारा फंडा है इसमें गुणांक के लिए। तो इसका क्या आंसर है कि x का गुणांक क्या है, वो है 6y²। अगला क्वेश्चन है हमारे पास a × a × a × b × b × b, और ये लोग बोल रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो a कितनी बार है, 3 बार है, तो a⁻³ मल्टीप्लाइड बाय b कितनी बार है, b भी 3 बार है, तो ये आ गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों की पावर 3 है, तो आप एक साथ लिख दो कि a × b⁻3। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 प्लस 5/2 इंटू 3/7। ये 6th या 5th क्लास का क्वेश्चन रहा होगा। यार एलसीएम तो दोनों का क्या आ रहा है, 14 × 14। दोनों का एलसीएम 14 आ रहा है, इनका एलसीएम। तो क्या आ गया, 14। ऊपर क्या है यहाँ, -9 प्लस यहाँ क्या आ रहा है, 15। 15 से अगर आप माइनस कर रहे हो 9 को, तो क्या 6 आ जाएगा। नीचे क्या है, 14 है, ये कैंसिल हो रहा है 3 से, और 2 3 सा, और ये 2 से हो रहा है 7 टाइम। तो कितना आ गया, 3/7, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चर सहित सही समीकरण का चयन करें। तो सही समीकरण क्या होता है, समीकरण वो होता है जिसमें कोई चर हो, एक अचर हो, और बराबर हमारे पास हो। दोनों को हम लोग इक्वेट करा रहे हैं, तो ऐसा एक ही समीकरण है, और वो है 3rd नंबर का। पहले में ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले को हम लोग समीकरण नहीं कंसीडर करते हैं। तो 3rd इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 2y का होल स्क्वायर। तो यार ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए, आपको पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर। और वो कैसे ओपन करते हैं हम लोग, a² + b² एंड -2ab, है ना। तो यहाँ a क्या है, 3x, b क्या है, 2y। तो a² करेंगे, 3 का स्क्वायर करोगे 9, x का स्क्वायर करोगे x, प्लस b क्या है, 2y, 2 का स्क्वायर करोगे 4, y का स्क्वायर करोगे y। देखिए आप ये माइनस को नहीं देखे, क्योंकि आपने फॉर्मूला माइनस के अकॉर्डिंग ही लगाया है। तो 9x² + 4y² -2xy, मतलब क्या हुआ, 3x मल्टीप्लाइड बाय 2y। तो चर और चर और अचर का इंटू होगा। 2 में 3 का गुणा होगा 6 हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा होगा 12 हो जाएगा। क्या बन गया भाई, 9x² + 4y² -12x एंड y। यही हमारा आंसर है। तो ये किस में है, ये है ऑप्शन नंबर 3rd। तो 3rd हमारा सही आंसर होगा इसके लिए।
अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। यहाँ से आप इतना अनुमान लगा लो, 2/3 भरा हुआ है तो वो खाली कितना है, 1/3। यदि इस ड्रम को भरने के लिए 50 लीटर की और आवश्यकता है, हमारे हिसाब से 1/3 की और आवश्यकता है। इतना भरा हुआ है ना, तो 1/3 और भर सकते हैं। तो 1/3 बराबर 50। तो पूरा कितना होता है भाई, पूरा अगर हम लोग फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, भिन्न में बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट होता है 1। परसेंटेज में बात करते हैं तो कंप्लीट होता है 100। 2/3 भरा हुआ है, 1/3 आपने निकाला कैसे, 1 से माइनस करके ही निकाला। तो टोटल क्वांटिटी हमारे लिए क्या होती है, 1। यार 1/3 अगर 50 है तो 1 कितना आ जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। 50 में 3 का गुणा कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 150। आगे क्या पूछ रहा है, तब ड्रम की क्षमता, तो ड्रम की क्षमता मतलब कुल क्वांटिटी, तो वो तो 150 है। यही हमारा आंसर है। देखिए यही कुछ क्वेश्चन थे एग्जाम लेवल, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेट लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। वो क्वेश्चन आपसे इस तरीके के पूछते हैं कि उस पर एक कॉन्सेप्ट होगा, वो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तो क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है, आप कितना भी दिमाग लगा लो उसमें। और कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं इनके। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएं। आप किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको समझें, पुराने सेट पेपर लगाएं। आपको बहुत सारे सेट पेपर मिलने वाले हैं इस चैनल पर। आप जाएं प्लेलिस्ट में, सेट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनके सारे क्वेश्चंस देखें और देखें कि बिल्कुल भी टफ क्वेश्चंस वो नहीं पूछ रहे हैं। 20 में से अगर 1-2 टफ आते हैं तो वो तो रेयर केस में होता है, आप वो 2 छोड़ भी दें तो 18 तो आपसे पूरे के पूरे बनने चाहिए। आप ये लेकर के चलें कम से कम, हालांकि 20 भी बनेंगे पूरे के पूरे। तो आपको अगर ये चीज़ें ठीक लगी हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछें, या टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, आप उससे जुड़ें और आपके जो भी डाउट है आप उनको शेयर करें। कोशिश करेंगे कि उनके वीडियो सॉल्यूशन बना करके आप तक पहुंचाया जाए। थैंक यू। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।